भिलवाड़ा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आपके साथ अभिषेक और सामाजिक विज्ञान की एक पूरी इतिहास की जो आज क्लास में लेकर आया हूँ, इसके साथ आपके सारे चैप्टर में आपके यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। इतिहास जो आपका सब्जेक्ट है उसको अपन, जो आपका सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट रहने वाला है, उसको अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना जरूरी है, उनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपके जितने भी पार्ट्स है इसमें सब्जेक्ट के, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, आपके जो 4 किताबें लगती है, चारों किताबों का जो पोर्शन रहने वाला वो 20-20 नंबर यानी कि 20-20 मार्क्स का रहने वाला है। और सब जगह बराबर बराबर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर भी 20, सब जगह 20-20 यहाँ पर रहने वाला। ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी अलग अलग क्लासों के अंदर। आज पूरी एक क्लास पूरी एक साथ कंप्लीट करेंगे और इतिहास को पूरा करने वाला हूँ। जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है 20 मार्क्स का, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, वो सारा मटेरियल आज मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इसमें से जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पहले याद करने। कौन कौन से क्वेश्चन? छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आएंगे। इनके मुकाबले सबसे ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन किस में से आएंगे? इतिहास में से। इतिहास में से एक क्वेश्चन आपके बड़ा आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा? केवल एक आएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाली बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, 4 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन भी किस चैप्टर में आएगा? पहले चैप्टर में से। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है वहां से आपके ये क्वेश्चंस वहां से आने वाला है, तो उसको आपको याद करना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि पहला जो पार्ट है उसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। क्लियर है? उसके अलावा आपके जो बाकी के चैप्टर बचेंगे उसमें से एक एक नंबर के या 2 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लियर है क्या? बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 की, यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके साथ। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूँ आपसे, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की चर्चा करने वाला हूँ। चैप्टर 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का एक फुल चैप्टर है। 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले, लेकिन आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, इनमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, रोलेट एक्ट पारित हुआ। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रोलेट एक्ट पारित कब हुआ? तो 1919 में। कब हुआ? 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट पारित होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि रोलेट एक्ट होता क्या है, तो रोलेट एक्ट के तहत होता है कि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की जेल, वो भी बिना मुकदमा चलाए, यानी किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल बिना मुकदमा चलाए। किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए यदि जेल हो जाती है, किसके तहत होती है? रोलेट एक्ट के तहत होती है। और ये 1919 में पारित किया गया था। बात करें अगले की, तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको तारीख याद करनी है, 13 अप्रैल 1919 में। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट लगा के आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या ये सारी चीज़ें मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको याद हो रही है साथ में साथ? तो आपका मानसिक संतुलन ठीक है। यदि याद नहीं हो रहा है तो इतने दिन आपने क्या किया? केवल एंजॉय किया। अभी तक आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कि क्या करना है? इनको याद करना है। इस क्लास को सेव कर लेना, प्ले लिस्ट में जाके इसको एक बार और देख लेना। ये क्लास आपके लिए इतिहास के रूप में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर ऐसे ही भूगोल की आएगी, ऐसी अर्थशास्त्र की आएगी और ऐसी की ऐसी राजनीति विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रहने वाली है। जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जो आप अपने बुक्स वगैरह, पासबुक्स वगैरह से पढ़ाई कर रहे हो, इनमें इन क्वेश्चंस को क्या लगा दोगे? इंपॉर्टेंट लगा दोगे। बात करूं मैं अगली, तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहां से शुरू हुई? तो साबरमती से। कहां से शुरू हुई? साबरमती से। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? तो लाहौर में हुआ। क्लियर है क्या? मैं बात करूं दलित वर्ग एसोसिएशन की, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना। जो दलित वर्ग एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई, किसने की? दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि 1930 में हुई। कब हुई? तो 1930 में हुई। की किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। 1930 में की। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की बात कर रहा हूँ। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। महात्मा गांधी की नमक यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? साबरमती से। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि
जब अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, तो पड़ोसी के बाहर अपन डीजे लगा के क्या करेंगे, सब एक साथ नाचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगली ओर। बात कर रहा हूं मैं पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट कब व किन के मध्य, पूना पैक्ट कब पूछे तो बताओगे 1932 में। पूना पैक्ट कब, 1932 में पूछे कि किन के मध्य, तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य। गांधी जी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य क्या रहने वाला है, पूना पैक्ट रहने वाला है। हुआ कब, 1932 में। क्लियर, पढ़े कर लीजिए। बैंड बाजे घर के बाहर नहीं बजेंगे तो जिंदगी के बजने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिंद स्वराज की मैं बात करूं तो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज किसने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी। क्लियर है क्या। मैं बात करूं वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में इसमें से कोई क्वेश्चन उठने वाला है 2 नंबर में से, तो उठेगा क्वेश्चन आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करूं मैं तो कहां पर हुई थी, अमृतसर में। कुछ पॉइंट आप याद करके इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना आपके लिए क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 की है। कब है, 13 अप्रैल 1919। किसका दिन था, बैसाखी का दिन था। त्योहार कौन सा था उस दिन, बैसाखी का। वहां पर क्या हो रही थी, एक जनसभा हो रही थी। जनसभा हो रही थी, जनसभा चल रही थी और एक जनरल डायर था। जनरल कौन था, डायर। उस टाइम में जनरल रहते थे। एक डायर नाम का जो जनरल था, उसने बिना कोई चेतावनी दी लोगों को, एक शांतिपूर्ण जो सभा चल रही थी उस पर सारे गेट बंद करवा के क्या करवा देता, वो गोली चलाने का क्या कर देता है, आदेश दे देता है। गोली चलाने का आदेश दे देता है। इसके कारण बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ये आपको किसके बारे में लिखना है, यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखने के लिए बोले तो ये सारी जानकारी आप लिख सकते हो। समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जलियांवाला हत्याकांड है, उससे क्या क्या प्रभाव हुए। जब अपने पर कोई राज कर रहा है अंग्रेज और वो ऐसे काम कर रहे हैं तो यहाँ की जनताओं में क्या होगा, आक्रोश पैदा होगा। यहाँ के जो किसान है, जो श्रमिक वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनमें भी क्या होगा, एक उत्तेजना, एक जागृति पैदा होगी कि अपने ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है बिना किसी कारण के। तो आंसर की मैं बात करूं तो जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, कैसा आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, वो जनता का संग्राम बन गया था। किसका बन गया था, जनता का संग्राम बन गया था। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया था। इसमें श्रमिक, किसान और विद्यार्थी सभी क्या हो गए, शामिल हो चुके थे। अब स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो बहुत जोश भर गया और संघर्ष की क्या हो गई, गति जो थी वो तीव्र हो गई। अब लोगों को लड़ने के लिए किसी मोटिवेट की जरूरत नहीं रही थी, अब खुद आगे आके स्टार्ट कर चुके थे। अध्याय 3 की बात कर रहे हैं। अध्याय 2 आपका कंप्लीट हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अध्याय 3 की मैं बात कर रहा हूँ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यदि आपकी पढ़ाई एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है और अच्छे परसेंटेज की उम्मीद रख रहे हो, पास होने की गारंटी नहीं है, फिर भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। चैप्टर जो आपका है 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन छोटा आएगा, एक क्वेश्चन बड़ा आएगा। तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उसकी मैं बात करूं तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में होती है। एक ब्रेटन वुड्स नामक जगह है, ब्रेटन वुड्स नामक जगह है जहां पर एक सम्मेलन हुआ, उसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा गया। तो सबसे पहले पूछे कि ब्रेटन वुड्स नामक स्थान कहाँ है, तो अमेरिका में। कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में। पूछे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहाँ होगा, अमेरिका में। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक संस्था की स्थापना की जाती है। किसकी, संस्था की स्थापना। उसका क्या नाम रखा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रहने वाला है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक संस्था की स्थापना हुई जिससे अपन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। ब्रेटन वुड्स जो जगह है आपके अमेरिका में पड़ती है। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर था वो कब आया था, 1929 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का दूसरा नाम पूछे तो विश्व बैंक बताना, और विश्व बैंक का दूसरा नाम पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बता देना। याद हो गया क्या। जब पूछे विश्व बैंक का दूसरा नाम पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक किसका दूसरा नाम है, तो विश्व बैंक का।
याद हो गया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित, अभी बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया? प्रथम महायुद्ध था वो किस महाद्वीप में मुख्य रूप से लड़ा गया? तो अफ्रीका महाद्वीप में। क्या याद हो चुका होगा? अफ्रीका महाद्वीप में प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अपन मॉडल पेपर सीरीज में पढ़ चुके हैं। यदि आपके पास टाइम है और आप समाज को अच्छी करना चाहते हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो मॉडल पेपर सीरीज आपके पास पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से आप वहां से भी क्लासेस देख सकते हैं। किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, 3.25 घंटे में किस प्रकार आपको कंप्लीट करना है, सारी जानकारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां जाके आप फटाफट से इसको देख लीजिएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रवाह कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाला है? सबसे पहले मैं बात करूं कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं, तो विभिन्न देशों के बीच क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। क्या है? परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया और परस्पर संबंधों की बात करेगा तो क्या आएगा? वैश्वीकरण। जब वैश्वीकरण के मुख्य प्रवाह की बात आएगी, क्या आएगी? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रवाह। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व कौन से है? तो दोनों का आंसर सेम ही लिखना है। प्रवाह बताने, कुल मिला के 3 प्रवाह बताने। 3 कौन कौन से? पहला व्यापार, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। याद हो चुका होगा। बड़े क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन आएगा विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण। विश्वव्यापी आर्थिक जो महामंदी आई थी उसके क्या क्या कारण थे, उन कारणों में से आपको इंपॉर्टेंट कारण बताने हैं। तो पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। और कुछ लाइनें मैं आपसे बोलूं, उन लाइनों को याद रख के आप एग्जाम में एचडी छाप के आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी में इन तीनों पॉइंट को या एक पेज पे तीनों पॉइंट को लिख लेना कि कृषि में अति उत्पादन की समस्या, अमेरिकी कर्ज मिलना बंद होना और अमेरिका द्वारा आयात शुल्क 2 गुना कर देना। तीनों पॉइंट। और तीनों पॉइंट की अपन बात करें तो कृषि में यदि अति उत्पादन हो जाएगा तो भी वो एक तरीके से क्या है? एक समस्या का सूचक रहने वाला है। किसानों के पास क्या हुई थी? उनकी आय में कमी हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया? अपने उत्पादन स्तर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब अपने उत्पादन स्तर को बढ़ा दिया तो लोगों के पास क्या हो गया? अधिक मात्रा में उत्पादन हो चुका था, तो माल सब लोगों को मिलने लग गया, तो माल की दर क्या हो गई थी? कम हो गई थी। जो मूल्य था वो क्या हो गया? घटने लग गया। तो इससे किसान और क्या हो गया? और नीचे चला गया। और जो कीमत घट गई उसके साथ साथ क्या हुआ? खरीदने वाले तो कम थे और कृषि उपज जो पड़ी थी वो पड़ती पड़ती क्या रहने लग गई? सड़ने लग गई। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं, अमेरिका से कर्ज मिलना बंद हो जाना। 1920 का जो दशक था उसके मध्य अनेक देशों ने क्या कर दिया? अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी की थी, परंतु संकटपूर्ण स्थिति में अमेरिका से कर्ज मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। अब जब अमेरिका से कर्ज मिलना बंद हो गया तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और अमेरिका कर्जे पर निर्भर थे और उनके सामने गहरा आर्थिक क्या हो गया? संकट आ गया। और अमेरिकी पूंजी के लौट जाने के कारण यूरोप के कई बड़े बैंक क्या हो गए? धराशायी हो गए। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है कि अमेरिका द्वारा आयात शुल्क 2 गुना कर देना। जब वहां पर आयात जो शुल्क लिया जाता था उस महामंदी के दौर से खुद ऊपर उठने के लिए उन्होंने जो आयात शुल्क था उसको क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क 2 गुना कर दिया और इस फैसले से विश्व व्यापार की क्या हो गई? कमर तोड़ दी गई। क्लियर है क्या? ये आपका हो गया विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के प्रमुख 3 कारण कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 की मैं जहां पर चर्चा करने आया हूं, औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर से क्वेश्चन वही बात करूंगा। 4 नंबर का आपका चैप्टर आने वाला है। चारों क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आने वाले हैं। एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले। कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, कोई अति लघुतरात्मक होगा, कोई रिक्त स्थान होगा। इस प्रकार आपके यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया? नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया? तो कपास को कहा गया। नए युग का पहला प्रतीक कपास को कहा गया। एक एक चीज को अपन याद करते हुए चलेंगे। पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में हुई। कब हुई? तो 1854 में हुई। पहली कपड़ा मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। भारत का पहला लोहा व इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित? जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। पहला लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में। बंगाल में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित की गई। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारत के 2 बंदरगाह बताने हैं जो विदेशों के साथ क्या करते थे? व्यापार
चलता था। तो सूरत और हुगली इंपॉर्टेंट लगा लेना, सूरत और हुगली को। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो 1730 के दशक में। दशक का मतलब 10 वर्ष का समूह, 1730 का जो दशक था उसके अंतर्गत इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले। आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? एक नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की जो औद्योगिक स्थिति थी या अवस्थाएं थी उसको आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की जो अवस्थाएं थी, औद्योगिक अवस्था थी, उसको आदि औद्योगिकरण अवस्था कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गिल्ड्स किसे कहते हैं? कार्डिंग से क्या मतलब है? फुलर्स किसे कहते हैं? गुमास्ता से आप क्या समझते हैं? जोबर से आप क्या समझते हैं? फ्लाई शटल से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो मॉडल पेपर सीरीज करवा रखी वहां पर जाके आप इनको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें ऐड कर रखा है, आगे देखते हैं। दो जादूगर चित्र था, उस चित्र में अलादीन किसका प्रतीक था? तो पूरब और अतीत का प्रतीक था। किसका था? पूरब और अतीत का प्रतीक रहने वाला है। कौन? अलादीन। स्पिनिंग जेनी किसका आविष्कार किया था? जेम्स हारग्रीव्स का। क्लियर है? बात करें अगले, ये देखो आपका आ गया कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? एक उत्पादन प्रक्रिया थी। क्या थी भैया? उत्पादन प्रक्रिया, जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए, किसके लिए? कताई के लिए तैयार किया जाता था। क्या कहलाता था? कार्डिंग कहलाता था। गुमास्ता किसे कहते हैं? गुमास्ता एक ऐसा आदमी रखा गया था अंग्रेजों द्वारा, भारतीय जो आदमी काम करते थे बुनकर, उन पर निगरानी करने के लिए, जो माल आता था उसकी जांच करने के लिए एक वेतनभोगी सैलरी के ऊपर एक आदमी रखा था, उसे गुमास्ता कहा जाता है। अपनी भाषा में याद हो चुका होगा, लैंग्वेज बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर क्या करने? निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की जो गुणवत्ता थी उसको जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया, उसे अपन गुमास्ता कहते हैं। बात करूं गिल्ड्स क्या है, तो गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। क्या होते थे? उत्पादकों के संगठन, जो कारीगर को क्या देते थे? प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे तथा प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे। जो माल कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट रखना है, उसमें मूल्य क्या रखना, मार्केट प्राइस क्या रखनी, ये काम कौन करेगा? गिल्ड्स करता था। और गिल्ड्स क्या करता था? जो कारीगर काम करने के लिए आते थे उनको ट्रेनिंग देता था, उनको प्रिपेयर करता था किस प्रकार से काम ये होने वाला है। चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं, फटाफट कंप्लीट करते जा रहे हैं अपन। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया की अपन बात करेंगे और ये चैप्टर भी आपके 4 नंबर का रहने वाला है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के यहाँ से रहने वाले हैं। बंगाल गजट पत्रिका आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है। बंगाल गजट पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किया। कब किया? 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किया। बात करें कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी होती है कि हाथ से सुंदर और सुडोल अक्षरों में लिखने की जो कला होती है उसको अपन कैलीग्राफी कहते हैं। हाथ से सुंदर और सुडोल अक्षरों में लिखने की कला को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। कैली यानी कला और ग्राफी यानी ग्राफ करना, यानी हाथ से लिखना। हाथ से लिखने की कला क्या कहलाएगी? कैलीग्राफी। इन दोनों चीज़ों से याद कर सकते, कैली यानी कला और ग्राफी यानी हाथ से लिखना या ग्राफ करना। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। मार्को पोलो कौन था? एक इटली का महान खोजी यात्री था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तो इससे पूछ सकता है कि वुड ब्लॉक वाली छपाई कौन लाया था और कहाँ से लाया था? तो चीन से लेकर आया था। कहाँ लाया था? इटली में लाया था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। कब लेकर आया? 1295 में। सन भी याद कर लेना, 1295 में चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई लेकर आया था। मार्टिन लूथर कौन था? तो जर्मनी का धर्म सुधारक था और पोप तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। पोप और कैथोलिक जो चर्च थे उनका कट्टर विरोधी कौन था? तो पूछे तो मार्टिन लूथर बता देना। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले रहने वाले। कब लिखी? 1871 में लिखी। क्यों लिखी? तो जाति प्रथा के जो अत्याचार चल रहे थे, जाति प्रथा के जो अत्याचार चल रहे थे उनको सार्वजनिक करने के लिए इन्होंने क्या की? गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1871 में लिखी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता क्या है? तो सरकार को अधिकार मिलना, कैसा कि जो भारतीय भाषाएं है उसमें क्या हो रहे थे, जो अखबार छप रहे थे, समाचार पत्रों में सेंसर करने का अधिकार, उनका ध्यान रखने का अधिकार किनको मिल गया था? सरकार को मिल गया था। लागू कब हुआ? 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया। 1878 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया? लागू किया। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
महाराष्ट्र की ऐसी महिलाओं के नाम बताने हैं जो 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय जो दशा थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो दोनों का नाम याद कर लेना, एक तो थी ताराबाई शिंदे और एक पंडिता रमाबाई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से ले लेना इसका। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, एक एक का स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से आप ले सकते हो, या पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या भिलवाड़ा अकेडमी इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके वहाँ से स्क्रीनशॉट मांग सकते हो। अपनी टीम आपको अवेलेबल मिलेगी और आपको ये काम कर देगी। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? कौन सी क्रांति? मुद्रण क्रांति। 2 नंबर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि छापे खाने के आविष्कार के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपने लगी। किसका आविष्कार हुआ? छापे खाने का। तो बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपने लगी और छपाई से पुस्तकों की क्या हुई? कीमतें गिरी। जब किताबें अनेक मात्रा में छपेगी तो कीमतों में गिरी और बाजारों से पुस्तकों की उपलब्धता क्या हो गई? बढ़ गई, तथा पाठक वर्ग भी क्या होगा? बढ़ेगा, और यही मुद्रण क्रांति कहलाती है। बाजार में पुस्तकों की उपलब्धता होगी, छपाई खाने के कारण इसकी जो मूल्य था उसमें कमी होगी, और पाठक जो पढ़ने वाले उनको में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट तो थोड़ा कम है, लेकिन एक बार देख लीजिए। मुद्रण क्रांति के प्रभाव की बात करा तो याद करना, लोगों के जीवन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लोक चेतना में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, और नए पाठक वर्ग का क्या हो गया? उदय हो गया। ये पॉइंट आपको एक एक बार देख लेने हैं, ठीक है, कि लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगा, लोक चेतना में परिवर्तन होने लगा, और नए पाठक वर्ग का क्या हो गया? उदय हो गया। बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहां से मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन कैसा रहने वाला है? बड़ा रहने वाला है। तो इसको पढ़ते हुए जोर आएगा, मौत आएगी पढ़ते हुए कि इसको किस तरीके से मैं याद करूं, लेकिन इसको कंटिन्यू क्लास को पूरा देखना है और उसको याद करके जाना, तब जाके 4 नंबर आएंगे और सूखे सूखे आपको प्राप्त होने वाले हैं। नेपोलियन संहिता की विशेषता पूछ रहा है। नेपोलियन संहिता होती क्या है, क्या थी, उसकी विशेषता पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। एक अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए कब? 1804 में, याद रखना 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। क्या लागू की? नागरिक संहिता। इसने नागरिक संहिता लागू की। उस नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। उस नागरिक संहिता लागू की थी, उस नागरिक संहिता को क्या कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। अब इसके द्वारा क्या क्या फर्क पड़े, क्या क्या इसकी विशेषताएं रहने वाली है, उनकी मैं बात करूं तो इसने एक काम किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। बोलो मेरे साथ, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर देना इसने कर दिए। कानून के समक्ष समानता प्रदान करना। क्या करना? कानून के समक्ष समानता प्रदान करना। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना, तो संपत्ति का अधिकार उसको क्या करना? सुरक्षित बना देना। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को क्या करना? हटा देना। यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में सुधार किए गए। यातायात तथा संचार सुविधाओं में क्या किए? सुधार किए। इसके द्वारा एक समान कानून व्यवस्था, एक समान कानून व्यवस्था तथा माप तोल की एक जैसी प्रणाली क्या की? लागू की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें मैंने निकाल दी है। इन चीजों को भी याद कर ले तो आपके इस क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए पॉइंट आपको मिल जाएंगे। माप तोल की एक जैसी प्रणाली लागू किसने की? नेपोलियन ने की। एक समान कानून व्यवस्था लागू की। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में क्या किए? सुधार किए। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को इसने हटा दिया। जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, उसको इसने खत्म कर दिया। कानून के समक्ष सबको समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाने का काम इसने किया। क्लियर है? इतना ही याद करना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वियना संधि की कोई 2 विशेषता बतानी है। वियना संधि की मैं बात करूं तो यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी। क्या की? एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की। इसमें जो पारंपरिक जो संस्थाएं चलती आ रही थी, चर्च हो गया, सामाजिक भेदभाव चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, और परिवार को बनाए रखा गया। ठीक है, इसने क्या किया? जो पहले था उसको वापस लागू कर दिया गया। जो पारंपरिक संस्थाएं थी, चर्च था, सामाजिक भेदभाव था, राजतंत्र चल रहा था, परिवार को, राजतंत्र को बनाए रखने का इसने काम किया। दूसरा था कि इस संधि के तहत जो बुर्बो राजवंश था, कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश, उसको शासन करने का पुनः अधिकार मिल गया। कौन सी संधि के तहत? वियना संधि के तहत। वियना संधि की दो विशेषताओं की बात करूं तो बुर्बो राजवंश को पुनः अधिकार मिलना, बुर्बो राजवंश को अधिकार, पुनः अधिकार मिलना, और दूसरा है कि जो रूढ़िवादिता है उसको वापस कायम किया गया।
जिसमें सामाजिक भेदभाव, चर्च और राजतंत्र जैसे काम इसमें लागू किए गए। अगला क्वेश्चन है, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रूमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन जो कि विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का क्या करता है, उसका विकास करना। रूमानीवाद भावनाओं से क्या हुआ, लोगों में अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था और एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर क्या करता है, बल देता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपके कि वियना संधि जो हुई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया? तो जब नेपोलियन आया था उसने जो जो बदलाव किए थे उस युद्ध के तहत, पहले जो बदलाव थे उनको वापस सही करने का काम किसने किया था? वियना संधि ने किया था। अपने इसकी विशेषताओं की बात की थी, दो विशेषताएं अपन ने पढ़ी थी, एक तो बूर्बो राजवंश का पुनः अधिकार हो गया था और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें जो रूढ़िवादिता थी, जो चर्च थे, जो सामाजिक भेदभाव थे, उनको वापस वहां पर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी बदलाव किए थे नेपोलियन युद्धों के दौरान उनको सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। भविष्य में जो फ्रांस था उसकी सीमा की जो विस्तार हो रहा था उसको क्या कर दिया, रोक दिया। फ्रांस की सीमा जो थी वो बढ़ रही थी, उसको क्या कर दिया, रोक दिया। याद हो रहा होगा नेपोलियन द्वारा जो बर्खास्त किए गए जो राजतंत्र, जिसको बहाली करना, जो उसने जो जो नियम किए उसको क्या करना, उल्टा वापस करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, जिसने रूढ़िवादिता खत्म किया, इसने वापस रूढ़िवादी क्या कर दिया, लागू कर दिया। क्लियर है क्या? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके आता है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। इनके अलावा भी यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आप अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं इटली के एकीकरण की। तो जो मैत्सनी था, कौन था? मैत्सनी ने, उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। किसकी स्थापना? यंग इटली। कब की? 1831 में। किसने की? मैत्सनी ने की। 1833 की मैं बात करूं, कब? 1833 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना कर इनके माध्यम से इटली वासियों में क्या क्या किया, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग, बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। पहला पॉइंट याद है। पहले पॉइंट में आपको दो चीजों की स्थापना करनी इटली के एकीकरण के लिए। पहली 1831 में करोगे यंग इटली की, और 1833 में 2 साल बाद यंग यूरोप की भी आप क्या कर दोगे, स्थापना कर दोगे। ठीक है, अब बात करूंगा मैं काउर की। जो काउर था, इस काउर ने प्रदेशों के एकीकरण करने वाले आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त की और ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया। सार्डिनिया पिडमांट ने फ्रांस की सैनिक सहायता ली और ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो लोम्बार्डी को सार्डिनिया पिडमांट में क्या कर दिया, मिला दिया गया। 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों को भी सार्डिनिया पिडमांट में मिला लिया गया था। इस तरीके से इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारा एकीकरण हो रहा था। 1860 में गेरिबाल्डी ने 1000 रेड शर्ट दल के स्वयंसेवकों को लेकर दक्षिणी इटली पर आक्रमण किया और शीघ्र ही दक्षिणी इटली और सिसिलियों पर गेरिबाल्डी का अधिकार हो गया और 1861 में विक्टर एमुनियल द्वितीय को एकीकृत कर इटली का सम्राट घोषित किया गया। क्या समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूं तो 1866 में 66 में ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच हुए युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हुई, पराजय होने पर वेनेशिया का प्रदेश इटली को प्राप्त हुआ। वेनेशिया जो प्रदेश था वो भी इटली को मिल गया था और 1870 में इटली ने रोम पर अधिकार आक्रमण किया और 20 सितंबर 1870 को उस पर भी अधिकार कर लिया और 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया। ऐसे अनेक जगह को इसमें मिला के किसका एकीकरण होता है, यहाँ पर इटली का होता है। चारों पॉइंट को 1 से 2 बार आपको वापस पढ़ना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से याद हो गया। यदि आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और याद कर सकते हो। इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे भूगोल के बारे में और भूगोल के भी एक चैप्टर को अच्छे नोट्स के साथ अपन कंप्लीट करने वाले। तो फटाफट से इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूले और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर देवे। जय हिंद, जय भारत।